कि स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा हाईली डिमांड, हाईली आप ये कह सकते हैं कि अप्रूव्ड वीज़ा जिसका सक्सेस रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस टाइम पे जिस वीज़ा की सबसे ज़्यादा डिमांड है और इस वक्त जो वीज़ा हाई रेशो के साथ अप्रूव किया जा रहा है, स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा और पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा, ये क्या है? जो भी स्वीडन एम्बेसी होगी वो अटेस्टेड करे, और अटेस्टेशन का तरीकाकार क्या है कि वो पहले फॉरेन ऑफिस से करवाना पड़ता है और उससे भी पहले जो भी कोई इंस्टीट्यूट होता है उस इंस्टीट्यूट से करवाना पड़ता है डिग्री। सर, स्वीडन की वीज़ा अप्रूव्ड रेट जो जॉब सीकर वीज़ा है वो हाई है रेदर देन जो पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा है। बहुत बड़ा डिफरेंस जो है ना वो आप लोगों को मैंने बताया, जो कि यहाँ पे पहले भी मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा हाईली डिमांड, हाईली आप ये कह सकते हैं कि अप्रूव्ड वीज़ा जिसका सक्सेस रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस टाइम पे जिस वीज़ा की सबसे ज़्यादा डिमांड है और इस वक्त जो वीज़ा हाई रेशो के साथ अप्रूव किया जा रहा है वो यही वीज़ा है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। इस वीज़ा को ले कैसे सकते हैं, इसमें जॉब ऑफर होगी या नहीं होगी, इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या होगी, कंडीशंस क्या होगी, स्टे कितनी देर का हो सकता है, वीज़ा की कॉस्ट क्या है और किस किस कंट्री से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, हमें कौन से इंपॉर्टेंट 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये सारी डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ इस वीडियो में। नंबर 2 के ऊपर जो हम बात करेंगे इस वीडियो में इस वीज़ा के ऊपर, वो ये है कि इस वीज़ा में आप जॉब सीकर वीज़ा को टर्न कर सकते हैं दूसरे वीज़ा में, परमानेंट वीज़ा में, और इसके अलावा बिजनेस कैटेगरी में या किसी भी दूसरी चीज़ में। और इसका तरीकाकार क्या है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर शेयर किया करें उन लोगों तक जिसको इनकी ज़रूरत होती है। आपका एक क्लिक हो सकता है किसी को वीज़ा दिलवाने में हेल्प कर दे, किसी का वीज़ा अप्रूव करवाने में हेल्प कर दे, या आपका एक क्लिक किसी को रिजेक्शन से बचा ले। अब यहाँ पे सबसे पहले जिस हम वीज़ा की बात करते हैं वो है कि जी पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा। उस वीज़ा को हम इस वीज़ा के साथ कंपेयर करते हैं कि जो स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा और पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा ये क्या है। एक्चुअली ये सेम स्टाइल के वीज़ा हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको कोई ना कोई ऑफर वहाँ से रिक्वायर्ड होनी चाहिए, आपको कोई ना कोई किसी ना किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, नहीं भी होती तो वही एम्बेसी वीज़ा ग्रांट कर देती है, बट इट मे डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। ये एक चीज़ आपने क्लियर अपने माइंड में रखनी है, ये एक वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा है, स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको कोई भी ऑफर रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब ऑफर लेटर की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ऑफर लेटर रिक्वायर्ड नहीं है। आपके पास ऑफर लेटर नहीं है, आपको कोई वहाँ पे सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई आपका स्पॉन्सर नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं स्वीडन में इस वीज़ा के थ्रू। अब इस वीज़ा में रिस्ट्रिक्शंस क्या है? सबसे पहली बात यह है कि इस वीज़ा में आप अकेले जाएंगे, फैमिली को नहीं लेके जा सकते आप। नंबर 2, इस वीज़ा के लिए आपको ज़रूर एक बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो ये शो करेगी कि आपके पास इनफ फंड्स हैं जो आप वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीज़ा पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इस वीज़ा पे कि आपने अपने आप को वहाँ पे जाके जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल करना है, तो डिग्री के साथ वहाँ पे होना ज़रूरी है। इट मीन कि आप या तो डिग्री पर्सन हो या फिर एडवांस्ड स्किल्ड पर्सन हो। ठीक है, जब हम डिग्री की बात करेंगे बैचलर, मास्टर, पीएचडी, ये सब डिग्रियां वहां पे चल जाती हैं, या फिर एडवांस्ड स्किल वर्कर हो। एडवांस्ड स्किल वर्कर से क्या मुराद है? एडवांस स्किल वर्कर से मुराद है आपने कोई हाई टेक्निकल काइंड ऑफ डिप्लोमा किया हो, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा, मैकेनिकल का डिप्लोमा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सिविल डिप्लोमा जो होते हैं, आपने वो किसी वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से किया हो और आपका डिप्लोमा जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री में जो भी स्वीडन एम्बेसी होगी वो अटेस्टेड करे। और अटेस्टेशन का तरीकाकार क्या है कि वो पहले फॉरेन ऑफिस से करवाना पड़ता है और उससे भी पहले जो भी कोई इंस्टीट्यूट होता है उस इंस्टीट्यूट से करवाना पड़ता है। डिग्री जैसे HEC से होती है, जो डिप्लोमा है वो वेरीफाइड इंस्टीट्यूट करेगा, उसके बाद वो डिप्लोमा फॉरेन ऑफिस करेगा, फिर स्वीडन एम्बेसी जो भी आपकी कंट्री में है उससे आप वेरीफाई करवाने के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा जो है ना वो रूट थ्रू कर सकते हैं। अब वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है और डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको रिक्वायर्ड होते हैं? डॉक्यूमेंट्स में आपने एक प्रॉपर
प्रॉपर प्रोफाइल प्रिपेयर करनी है। ये आपने प्रोफाइल जो प्रिपेयर करनी है, फाइल को ऐसे ही लेके आपने स्वीडन एम्बेसी में चले जाना है, जाके आपने वीज़ा फाइल कर देना है। अगर तो आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, नंबर 1 के ऊपर आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपका पासपोर्ट है। आपको 2 पिक्चर्स चाहिए, बायोमेट्रिक पिक्चर्स। बायोमेट्रिक पिक्चर्स का मतलब होता है एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज पिक्चर होती है, जो भी यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने सेट की हुई होती है। नंबर 3 के ऊपर आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ रिक्वायर्ड है। ये बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ तक होनी चाहिए, लेकिन यहां पे एक चीज ये भी रिस्ट्रिक्टेड है कि ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये चीज शो करेगी कि आप उनकी टेरिटरी में जाके इतनी देर तक स्टे कर सकते हैं, इतनी देर तक आप उनकी टेरिटरी में जाकर रुक सकते हैं, और यू हैव इनफ फाइनेंशियल फंड्स कि आपको इसकी कोई भी किसी भी किस्म की आपको टेंशन नहीं होगी वहां पे जाके स्टे करते हुए, ना ही आपको कोई इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको वहां से किसी बंदे से कोई पैसे लेने पड़ेंगे या कोई आपको स्पॉन्सर करे। ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन की है अपनी वेबसाइट के ऊपर। नंबर 4 के ऊपर आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है वो है आपकी रिटर्न टिकट्स। आपने अपनी रिटर्न टिकट्स शो करनी है, क्योंकि इसकी जो मिनिमम एंट्री है, जो एक मिनिमम टाइम बताया गया है इस वीज़ा के लिए, वो है जी 60 डेज और मैक्सिमम है जी 90 डेज। 60 to 90 डेज के अंदर अंदर आपने जो भी डिसीजन लेना है ये डिसीजन लेना है। ये जो वीज़ा कैटेगरी का टाइम उन्होंने ड्यूरेशन उन्होंने मेंशन की हुई है। इसके अलावा नंबर 5 के ऊपर डॉक्यूमेंट्स है जो है ना वो है ट्रैवल इंश्योरेंस, और उसके बाद आपकी मेडिकल इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड साइज। इसके अलावा आपने कवर लेटर लिखना है, आपने अपना कवर लेटर और अपनी रिज्यूम रखनी है। रिज्यूम आपकी जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए, पहले भी आपको बताया गया है एक यूरोपियन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका जो कवर लेटर है एम्बेसी को आपने लिखना है 2 नेचर का। उसमें आपने मेंशन करना है नंबर 1 के ऊपर आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, नंबर 2 के ऊपर आपने मेंशन करना है कि आपकी जो इंटेंशंस है रिलेटेड टू द जॉब सीकर वीज़ा वो किस से रिलेटेड है। लाइक आप कोई प्रोफेशनल है तो आप क्या करते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि ये चीज़ वीज़ा से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर ये चीज़ आप क्लियरली उनको नहीं समझा सकते तो इट मीन आपके रिफ्यूज़ल चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हम टूरिस्ट के लिए जाते हैं तो हम कवर लेटर में बताते हैं, खुद को टूरिस्ट शो करते हैं और कवर लेटर में क्लियरली बताते हैं कि हमारी इंटेंशंस टूरिस्ट से रिलेटेड है, हम एज अ टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं, आपकी कंट्री को विजिट करना चाह रहे हैं। इसी तरह से आपकी इंटेंशंस जॉब सीकर वीज़ा से रिलेटेड है, आपने क्लियरली बताना है कि आप जो है ना वो वहाँ पे एज अ जॉब सीकर वीज़ा के लिए जा रहे हैं, इसको अप्लाई करना चाहते हैं। आपने प्रोफाइल को प्रिपेयर कर लेना है, प्रोफाइल को प्रिपेयर करके आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करके आपने चले जाना है एम्बेसी में। जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन जो है ना वो होपफुली इंटरव्यू बेस्ड कुछ कंट्रीज में किया जा रहा होता है, कुछ कंट्रीज में इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जा रहा होता। जिन कंट्रीज में इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा होता है वो होपफुली ऑन द स्पॉट आपसे इंटरव्यू करेंगे, या फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी ड्यू टू सम एक्सटेंट, कुछ टाइम के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकल में देखने में मिली है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उनको कुछ डाउट होता है तो उसकी वो क्लैरिफिकेशन के लिए भी आपको कॉल कर सकते हैं, वेरिफिकेशन के लिए भी आपको कॉल कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो फ़ी है सबमिट करने की इस वीज़ा के लिए वो 45 यूरो है। इट्स नॉट मच मोर फी, बिल्कुल उसी तरह से बाकी जिस तरह अदर देन वीज़ा की फ़ी है। अब ये उन्होंने गेटवे क्यों ओपन किया है? सर इस गेटवे को ओपन करने का मतलब है और जो उनका पर्पज़ है, आप वहाँ पर आके स्वीडन में जॉब भी सर्च करें, आपको जॉब मिलती है तो आपका वीज़ा स्विच हो जाएगा, जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इसके लिए आपको एंट्री एंड एग्जिट लेने की ज़रूरत पड़ती है, इन एंड आउट जिसे हम कहते हैं वो मैनेजेबल है। दूसरी बात यह है कि आप बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस आपको अच्छा लगता है, वहाँ पे आप सर्च करते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब हंटिंग करने के दौरान आपको बिजनेस कोई अच्छा लग जाता है, आप उस बिजनेस को भी आप जो है ना वो वहाँ पे कर सकते हैं। सर स्वीडन की वीज़ा अप्रूव्ड रेट जो जॉब सीकर वीज़ा है वो हाई है रेदर देन जो पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा है। बहुत बड़ा डिफरेंस जो है ना वो आप लोगों को मैंने बताया, जो कि यहाँ पे पहले भी मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है। और स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करके ज़रूर एक दफ़ा देखें, आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। वीडियो लंबी हो रही है, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, अप्लाई करने में किसी किस्म की हेल्प चाहिए, कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके मुझे बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। हम लोग जा रहे हैं लाइव सेशन स्टार्ट करने के लिए, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।